Good afternoon, sir. Good afternoon. So, Mr. Manish, Yes. what do you think? Like, you have come here to this interview room. How are you feeling? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरे यूपीएससी की जर्नी में ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही आशान्वित भी हूँ सर। मनीष, आपके नाम का मतलब क्या है? सर, मेरे नाम का मतलब है कि वह जिसने अपने मन पर विजय हासिल कर ली हो, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया हो। Okay. मन का ईश्वर सर। मन का ईश्वर। जी सर। आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? सर, मैं ईश्वर में तो विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं सर प्रकृति को मानता हूँ। अच्छा। जी सर, मैं नेचर में मेरा बिलीव है सर। ओके। तो आपकी ग्रेजुएशन, जैसा मैं देख सकता हूँ, आपने संस्कृत पढ़ी है। जी सर। तो संस्कृत से कुछ प्रकृति के बारे में श्लोक बता सकते हैं? जी सर, संस्कृत में शांति मंत्र है जो इस तरह से है कि ओम शांति वनस्पतयः शांति अंतरिक्षम द्योम शांति, शांति पाठ है। हाँ। तो ये सर पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड, पूरे अंतरिक्ष की शांति की बात करता है और मुझे लगता है कि इससे वर्तमान समय में भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। ओके। तो आप बलिया से हैं। जी सर। तो आपका पूरा बचपन बलिया में बीता है? जी सर। तो फिर अच्छा, आप बलिया के अलावा कहाँ गए उत्तर प्रदेश में? बलिया के अलावा सर मैं बनारस गया हूँ, अच्छा। मैं गाज़ीपुर गया हूँ, गाज़ियाबाद गया हूँ, नोएडा गया हूँ, इसके अलावा लखनऊ में भी रहा हूँ मैं। नोएडा तो मेरे ख्याल में आपको अपने बलिया से ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ऐसा है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बिल्कुल सर, नोएडा काफ़ी इस लिहाज से विकसित एक शहर है, एक नगर निगम है। लेकिन बलिया से मेरा एक नैसर्गिक, एक स्वाभाविक जुड़ाव है क्योंकि मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे हुई, मेरे माता पिता वहाँ के रहने वाले हैं, तो एक नेचुरल कनेक्शन तो बलिया के साथ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बलिया भी कभी नोएडा जैसा विकसित हो सके सर। बलिया नोएडा जैसा विकसित हो सके? जी सर। तो बलिया में अपने खुद का कुछ ऐसा नहीं है जो उसको अपने आप में यूनिक बना पाए? सर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बोल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो सर बलिया अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ अभी भी हम इसे मान सकते हैं। हमारे यहाँ सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बलिया में क्या कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए बलिया ही आगे चल करके जाना जाए अपने आप में? बिल्कुल है सर। हमारे यहाँ सर ददरी मेला होता है जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मेला माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा सर बलिया का एक इतिहास रहा है, एक बहुत ही इनरिच हिस्ट्री रही है बलिया की। जो आज़ादी का स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है 1857 की लड़ाई, उसका बिगुल मंगल पांडे ने फूंका था जो कि बलिया ज़िले से बिलोंग करते थे। इसके अलावा सर भारत के 9वें प्रधानमंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, वो भी बलिया से ही थे। तो बलिया में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, कल्चरली भी, हिस्टोरिकली भी, लेकिन सर इसे मुझे लगता है कि ठीक से इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक से इसको हार्नेस नहीं किया गया है और इसको करने की ज़रूरत है सर। क्या है वो कल्चरल चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं की गई हैं आपके? सर जी सर मुझे लगता है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज है बलिया के पास। ददरी मेला है सर, गंगा हमारे यहाँ से बहती हैं सर। इसको और भी ज़्यादा इसका मार्केटिंग के लिहाज से कहा जाए, टूरिज़्म के लिहाज से, कल्चरल टूरिज़्म के लिहाज से सर उसको काफ़ी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की स्कीम्स ऐसी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिससे बलिया का विकास हो सके सर। अच्छा, आपको ही डीएम बना दिया जाए तो 3 पॉइंट में उत्तर दें कि आप क्या करेंगे बलिया के उत्थान के लिए? टूरिज्म ही ले लीजिए क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है बलिया का डीएम बनने का, तो सर मैं भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है उसको बलिया में किस तरह से मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा सर वर्चुअल टूरिज़्म में भी मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको और एक्सप्लोर करने का प्रयास करूँगा कि बहुत अधिक से अधिक लोगों तक बलिया का जो हेरिटेज है, बलिया की जो सांस्कृतिक विरासत है,
वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। So, Manish, यस you have mentioned your hobby as playing chess, right? यस यस So, playing chess, how does it help in making decisions? इन मेंटेनिंग सर In decision making. मेकिंग डिसीजंस। डिसीजंस मेकिंग। मैम मुझे लगता है कि चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आप अपने सामने वालों के माइंडसेट को पढ़ के आप एक डिसीजन लेते हैं। आप डिसीजन कभी भी आपके डिसीजन यूनिडायमेंशनल नहीं होते, आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ पे काम करते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग की जो सबसे अहम बात होती है कि आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। चेस एज अ गेम हमें ये सहूलत देता है कि हम जब भी कोई डिसीजन लें तो उसका ऑल्टरनेटिव हम हमेशा अपने दिमाग में रख के चलें कि अगर ये हमारी स्ट्रेटजी फेल हो गई तो हमारी ऑल्टरनेटिव बैकअप स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चेस मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। So, what is the role of Prime Minister in democracy? प्राइम मिनिस्टर मैम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक फेस होता है और किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार के निर्णयों को जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। Okay. So, what were your stand in the Nirbhaya case debate when you participated in the school level? So, what was the stand taken by you? जी मैम निर्भया के केस की जहाँ तक बात है तो ये हमारे समाज में किस तरह से महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं उसका एक ज्वलंत उदाहरण था जिसने पूरे देश को एक गुस्से की आग में झोंका था। उस वक्त जैसा कि देश का हर नागरिक ये चाहता था कि सरकार इस पे कड़ा स्टैंड ले, एक इफ़ेक्टिव कानून लेकर आए। मेरा भी स्टैंड यही था कि सरकार को कानून के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से वुमेन सेफ्टी पे काम करना चाहिए। So, how far has it functioned with the Nirbhaya Act? मैम इसमें सरकार ने निर्भया फंड बनाया, निर्भया एक्ट लेके आई। इसके जो पब्लिक बसेस हैं, Has it reduced the crime rate against women, or is it simply a law on the paper? मुझे लगता है कि इसने इम्प्रूव किया है सर। सॉरी मैम, इसने काफ़ी इम्प्रूव किया है और लेकिन इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे लॉ तो सरकार ने बना दिया, सरकार का वो काम है सर लॉ बनाना, लेकिन जागरूकता की जहाँ तक बात है, जो डीप रूटेड पैट्रियार्की है, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल करिकुलम में बदलाव की ज़रूरत है। कोएड स्कूल्स के माध्यम से और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेहतर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह तो बहुत चल रही हैं, लेकिन हम कह सकते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे तो अपना इनोवेशन बताइए, आप क्या करना चाहेंगे जो अभी तक ना हुआ हो महिला सुरक्षा के लिए। जी मैम, जी सर। सर महिला सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा टूल हो सकता है, क्योंकि यूथ का जो ज़्यादातर अटेंशन हो रहा है आजकल वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कुछ इनोवेशन करने का प्रयास करूंगा इसमें सर। ठीक है। मनीष, जब सर ने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था तो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी। आपने कहा था कि आप ईश्वर में भरोसा नहीं रखते लेकिन नेचर पे रखते हैं। जी। तो आपके लिए ईश्वर क्या है? क्योंकि कुछ लोग ईश्वर को सूर्य, चांद, पेड़ में भी ईश्वर को मानते हैं। नेचर वर्शिप ही स्टार्टिंग हुई क्या? जी जी। तो आपके लिए ईश्वर क्या है? जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है, मेरे लिए सर ईश्वर एक मिथ है, इट्स नॉट अ रियलिटी। रियलिटी नहीं। जी सर। तो आपके घर पे पूजा पाठ होती है? हाँ सर, मेरे घर पे पूजा पाठ होती है। आप उसमें भाग लेते हैं?
मैं भाग तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स मुझे किसी चीज़ को लेके कहते हैं तो मैं उनको ना भी नहीं कहता हूँ। उनका मन रखने के लिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो उनकी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है, आपने लिखा था कि इसमें निर्भया केस पे डिबेट हुई, तो डिबेट किन दो टॉपिक पर हुई थी? मेरे ख्याल से इस पे तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत था वो गलत था, उस पर होना चाहिए था। तो डिबेट के टॉपिक्स क्या थे? डिबेट्स के टॉपिक सर इस तरह से थे कि सरकार ने जो कदम उठाए या सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए, जो कदम सरकार ने उठाए उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या ये लॉ के माध्यम से होना चाहिए या समाज के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ उसका बदलाव दिखा है आपको जहाँ भी आप रहे हैं, बलिया में, लखनऊ में, नोएडा में? क्योंकि रिसेंटली अभी लखनऊ में एक केस हुआ है, अगर आपको उसके बारे में पता हो, एक बड़े अफसर की बेटी थी, उनके साथ काफ़ी गलत काम हुआ। अच्छा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो भी अच्छे समाज से थी और कोविड में पढ़ी भी थी, जो करने वाले थे वो भी पढ़े लिखे लोग थे, तो इसका मतलब क्या क्या उपाय है? क्योंकि एजुकेशन अवेयरनेस जनरेशन वो सब काफ़ी हम लोग आगे आ चुके हैं, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। सर इस पर्टिकुलर केस के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मेरी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। लेकिन सर जहाँ तक मेरा मानना है कि पब्लिक प्लेसेस पे वुमेन सेफ्टी का जो इशू है, ये अभी भी कहीं ना कहीं एक अनएड्रेस्ड मुद्दा है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, सुनसान जगहें हैं जहाँ पे सरकार को कुछ कदम लेने की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा सकते हैं, वहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो सर मुझे लगता है ये कुछ कदम है जिनके माध्यम से हम इसको और बेहतर सुनिश्चित कर सकते हैं, महिला सुरक्षा को। आपने एक और लिखा है कि आप प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन रखे थे बाल संसद में, तब आप रखे थे। अगर आपको आज के भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपकी टॉप 3 क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, और सोच समझ के बताइए। जी सर, अगर मुझे भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं जो 3 चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहूँगा, उनमें पहली तो शिक्षा होगा। पहला शिक्षा में वैल्यू एजुकेशन को हम इनकलकेट कर सकते हैं। दूसरा स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ केयर पे और काम किए जाने की ज़रूरत है, इस पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। और तीसरा स्किल डेवलपमेंट में हमें जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाइना, जापान, इनसे सीखने की ज़रूरत है। सो आपने जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बताया, इंडिया आप जानते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन हम काफ़ी बार पाते हैं कि जो विद्वान हैं पॉलिटिकल डोमेन में, खासकर पॉलिटिकल साइंस के, वो लोग कहते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ जाना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर, मतलब क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए इंडिया में? जी सर। और क्यों? जी सर, ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। इस पे संविधान सभा में भी काफ़ी बहसें हुई थी, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, संविधान सभा के किसी सदस्य ने कहा था कि हमें एफिशिएंसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो बेसिक They mentioned John Elia. What do you think? Any specific thing about John Elia that is not generally observed in other poets? जी सर, जॉन एलिया की खासियत ये है जो कि उन्हें अलग करती है बाकी पोइट से, वो उनका खुद की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना, खुद के ईमानदारी पे
खुद के जो मसाइल्स हैं उन पे उनका जो क्वेश्चन करना है वो उन्हें बाकी शायरों से अलग बनाती है। जैसे वो कहते हैं कि उनका एक शेर है जो मैं अर्ज करना चाहूँगा सर, अगर इजाज़त हो। ऐ खुदा जो कहीं नहीं है मौजूद। और सर मैं बता दूं कि ये उर्दू शायरी का पहला शेर है जो कि ब्रैकेट में लिखा गया है। ऐ खुदा इन ब्रैकेट जो कहीं नहीं है मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। तो ये सर एक एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है कि हम इसी समाज में रह रहे हैं, हम किस्मत में भी यकीन कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पता है कि ऐ खुदा जो कहीं नहीं है मौजूद। तो ये कहीं ना कहीं गालिब से भी रिलेट करते हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब। ये ख्याल अच्छा है। You know what do I see when I read the poetry of John Eliot? I see he is very paradoxical. He is very paradoxical. जी सर। The way you mentioned that ऐ खुदा जो कहीं नहीं है मौजूद, बता मेरे नसीब में लिखा क्या है। जी सर। वो कह रहे हैं खुदा नहीं है, फिर भी कह रहे बता मेरे नसीब में क्या लिखा है। जी सर। कितना paradoxical बिल्कुल है सर। है ना? What is the best couplet of John Eliot that you like? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद शेर है जॉन एलिया का वो ये कि कितनी दिलजू हो तुम, कितना दिलकश हूँ मैं, कितनी दिलजू हो तुम, कितना दिलकश हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मतलब तुम्हारा इंटेलेक्ट कितना हाई है और मैं भी एक छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन सितम ये है कि हमारी एग्जिस्टेंस बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। हम बस पल दो पल के मेहमान हैं। हम लोग क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये क्यों बेस्ट लाइन है आपकी? सर जैसा मैंने बताया कि मुझे जॉन एलिया की सबसे ख़ास बात ये लगती है कि वो एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं, वो एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो मान के बैठे हैं कि हम परमानेंट हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति एक्वायर करना चाहते हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्लेजर एक्वायर करना चाहते हैं, ये बहुत ही टेम्पररी है और इस बात को जॉन एलिया अटर करते हैं। तब तो ये बड़ा थोड़ा सा लगता है कि ये सुटेबिलिटी ऑफ जॉब के लिए थोड़ा क्वेश्चन रेज करता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जॉन एलिया एग्जिस्टेंस पे सवाल करते हैं और वो पोएट्री आपको पसंद है। तो ये दिखाता है कि आपका नेचर किस तरह से है, आपका अंदर क्वालिटी किसको रेफर करते हैं, है ना, कि आप एग्जिस्टेंशियल चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और आप बस सर्विस में होंगे तो आप उसी मेटेरियलिस्टिक थिंग को प्रमोट करना है। आप इंटरनली तो आप यही कह रहे हैं कि यार ये भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर किससे आप पूरा होता है कि कोई काम तब होता है जब दिल दिमाग दोनों लगता है। जी सर। आप दिल कह रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। आप तो जीलस ही नहीं होंगे सर्विस के लिए। फिर क्या आपने एक खूबी है कि आप अपनी पर्सनल इंक्लिनेशन और अपनी जॉब को अलग रख पाएंगे? और नहीं हो पाएगा ना, तो कैसे आप सेपरेट होगा? दोनों सेम बात, दोनों तो लिंक है। उसको कहते हैं कि माइंड इज इनविजिबल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी एंड बॉडी इज विजिबल एक्सपेंशन ऑफ माइंड। तो इसी तरह से दिल और दिमाग मिला हुआ है। अगर आप एग्जिस्टेंस पे सवाल करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल चीज़ों को प्रमोट कैसे करें? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा संशोधन ये है कि जब मैं कहता हूँ कि जॉन एलिया एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं और वो जब मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं, जो आज इंसान के अंदर संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, अपने लिए पावर पोजीशन और रुतबा हासिल करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उस पे कहीं ना कहीं उसके प्रति जो उनका सवाल है, जो उनका विराग है, वो मुझे पसंद है और कहीं ना कहीं मुझे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा कि मैं पोजीशन और पावर से खुद को दूर रख सकता हूँ और मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उस पर फोकस रह सकता हूँ। इससे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर्विस में आने के सर 2-3 कारण हैं। पहला तो सर मुझे पब्लिक सर्विस जो है वो पसंद है, लोगों के बीच में रहना, पब्लिक एंगेजमेंट मुझे अच्छा लगता है।
दूसरा, इस सर्विस का जो नेचर है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत चैलेंजिंग है, वो चैलेंज मुझे पसंद है सर। और तीसरा सर, जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द रीज़न। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है आपके लिए? जॉब सेटिस्फैक्शन को मैं पब्लिक सर्विस से रिलेट करता हूँ सर। जब मैं किसी की हेल्प करूँगा तो ऑब्वियसली उससे पब्लिक सर्विस भी होगी और उसमें मेरा भी हित सधेगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी सर। पब्लिक सर्विस करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। इवन आप एनजीओ से जुड़ रहे हैं किसी, तो आई थिंक आप और धरातल पे जाके पब्लिक सर्विस कर पाएंगे। कल को हम आपको डीएम बना के बैठा दें जी तो आप इतना थोड़ा ना पब्लिक सर्विस कर पाएंगे कि आप जाके सीधे एनजीओ वालों से या किसी और से या ऐसे स्लम डवेलर से किसी से भी आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। पब्लिक सर्विस के तो बहुत तरीके थे, यही क्यों? मतलब कैसे आप इसको और तरह की पब्लिक सर्विस को अलग कैसे देख पा रहे हैं? और रही बात चैलेंजेस की, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, चैलेंज ही चैलेंज है। फिर यहाँ क्यों? वहाँ तो सर्वाइवल चैलेंज है कि आपको कब कल जॉब निकाल आपकी दिया जॉब जाए। रहेगी कि नहीं रहेगी। हम तो लग रहा है आप जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, जॉब सिक्योरिटी के लिए आए हैं। बताइए सर, आपकी पहली बात बिल्कुल सही है कि पब्लिक सर्विस केवल सिविल सर्विसेज के माध्यम से नहीं हो सकती, उसके बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। सर, पब्लिक सर्विस में आना मेरे लिए कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। ये सर सिविल सर्विसेज में आना मेरे लिए अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये पब्लिक सर्विस को साधने का एक साधन मात्र है। मेरा अल्टीमेट एम जो है वो पब्लिक सर्विस है। और अगर मुझे सिविल सर्विस में आने का मौका नहीं मिलता है तो मैं निश्चित रूप से एनजीओज़ के माध्यम से या अपने किसी स्टार्टअप के माध्यम से मैं ज़रूर पब्लिक सर्विस करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आपको हम पब्लिक सर्विस में लेकर के आए, इसके 5 पॉइंट्स बताइए। मतलब आप ही क्यों, आप क्यों और कैंडिडेट से अलग साबित हो सकते हैं हमारे लिए? जी सर। अपना बताइएगा जो आप में खुद की खूबी है, अपने पर्सनल लाइफ से, जो आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में यहाँ पर आके वैल्यूएट कर सकता हूँ। जी सर। बताइए। सर, मुझे जो चीज़ औरों से अलग बना सकती है वो ये है कि मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है सर। मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करना और मैनेज करना मैंने सीखा है इस जर्नी के दौरान। दूसरा सर, परजीवरेंस। सर, ये मेरा सिविल सर्विसेज का 5वां अटेम्प्ट है। मैंने फेलियर्स देखे हैं सर, और फेलियर्स के बाद भी यहाँ तक आना मेरे लिए वो सर एक परजीवरेंस का फैक्टर है, और वो मुझे पब्लिक सर्विस में हेल्प करेगा सर। तीसरा सर, अपने आप में जो पब्लिक सर्विस की ज़ील है वो मेरे अंदर है, और उसे इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। और सॉरी सर, अभी तो मैं चौथा और 5वां पॉइंट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसके अलावा। किसी को कुछ पूछना हो? Yes, you have told the panel that you do not believe in God, right? And you also told that just because to make parents happy, you get involved in the worship. It shows that even if you do not believe in something, But still do it but still you do it to please others. to please others, it means that Right. in the administration also, to please your political masters, Yes. you could do things that you would not like, that you would not believe. It will be a But conflict of personal and It professional would ethics. be question of integrity. Integrity. It's not just conflict of interest, it is question of integrity. And integrity is part and parcel of civil service. एब्सोल्युटली सर। So it goes against the suitability of your Candidates. One. सर, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत आस्था अगर किसी भगवान में है या नहीं भी है तो वो आपका प्योरली प्राइवेट मसला है, और आपको अपने विचार किसी पे नहीं थोपना चाहिए। ये सहिष्णुता का तकाजा है। मुझे लगता है सर कि अगर मैं अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बात मानकर अगर मैं उनके साथ पूजा में बैठ जा रहा हूँ, डिस्पाइट कि मैं
भगवान में नहीं मानता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी सहिष्णुता को शो करता है। और समाज में जहाँ पे मुझे हर तरह के बिलीफ सिस्टम वाले लोगों के साथ डील करना है, हर तरह के धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोगों से इंगेज करना है, मेरे लिए काफ़ी आसान रहेगा। मैं सबको समभाव के साथ देख सकता हूँ, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। अच्छा, एक सवाल हो, इन निर्भया केस एंड इट वाज a lot discussed with them also. Tell me one line solution of to stop violence against women, of long term, short term, whatever you want. सर मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है, वुमेन सेफ्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई यूनी डायमेंशनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमें मल्टी डायमेंशनल स्टेप लेने होंगे। Okay, tell me the most important. फिर भी अगर एक आप बताइए, आपको एक चुनना होता प्रायोरिटी बेसिस पे क्या लेंगे? सबसे पहला काम सर अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? एक ही सोल्यूशन और भी ऑब्वियसली किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक नहीं हो सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। जी सर, सबका माइंड करके हेल्प करेंगे सोल्यूशन सॉल्व करने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बट बेस्ट एक ही चीज़ बताना है, क्या बताएंगे आप? लॉन्ग नहीं करना है, बस एक लाइन। सर डीप रूटेड कल्चरल पैट्रियार्की आज खत्म होनी चाहिए और अभी। वो तो विद टाइम होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वह आप खुद से सोचिए, मैं आपको नहीं क्वेश्चन तो नहीं रखना चाहता, बट वाई ए गुड पर्सन वुड नॉट डू सच क्रिमिनल एक्टिविटीज when women is seen as sexual object, not as a human being, only then they face such type of violence. When since childhood the raising of children would be in such a way that they would see girl as a human being, not as a sexual object and not as a thing that could be violated, only then this will stop. राइट सर, आई एग्री विद यू। ठीक है, मेरा एक और लेकिन क्वेश्चन है जी सर। कि सोसाइटी में ईश्वर का महत्व है क्या? फाइनली आपका नाम में मनीष आता है, जी। मतलब ईश्वर, तो सोसाइटी में भले ही आप माने ना माने, पर समाज में क्या उसका महत्व है ईश्वर का? ईश्वर मानना सर जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, समाज में ईश्वर कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एक अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। जब आप संकट के समय में हो या फिर आप किसी दुविधा में हो,